इतिहास में जो कुछ भी हुआ, हम जो भी ऐतिहासिक चित्र देखते हैं, चाहे वो राजा के ऑर्डर से बने हैं, चाहे वो धर्म से प्रभावित होकर बने हैं, चाहे उनकी कैसी भी व्याख्याएं की गई हो, लेकिन मैं केवल एक चीज़ से साबका रखता हूँ, एक कंसर्न रखता हूँ कि उनमें ऐसी क्या कलात्मकता थी जो हमें सम्मानित करती है, हमारे देश को सम्मानित करती है। मैं भारतीय कला के संदर्भ में बोल रहा हूँ। यह भी कमेंट हुआ कि इंडियन पेंटिंग, इंडियन आर्ट जो है वो इलस्ट्रेशन है। मुझे पता नहीं कि दुनिया की कौन सी आर्ट, विजुअल आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर्स जो हैं वो इलस्ट्रेशंस नहीं हैं, क्योंकि चित्रों में कथा होती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वरना भारत में भी एक नैरेटिव मूवमेंट चलाया था कुछ कलाकारों ने, बड़ौदा और बम्बई के कलाकारों ने, और इससे पहले डेविड हॉकनी ने भी वो मूवमेंट चलाया था। तो डेविड हॉकनी से प्रभावित होकर ही यहाँ पर भूपेन कक्कर ने उसको इनिशिएट किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ौदा जाता रहा हूँ और लोगों के साथ में चर्चा करता रहता था। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी कला किस तरह से उसने प्रगति करी। आप चाहे रिजेक्ट कर दें कि इसने प्रगति नहीं की, लेकिन ज़रा उसको ध्यान से उसका विश्लेषण तो करें हम। मैं इतिहास के संदर्भ में ही कुछ पारदर्शियाँ, विजुअल्स कहिए आप, विजुअल्स को दिखाते हुए ये बात इसलिए करूँगा क्योंकि हमने टाइटल दिया है अंडरस्टैंडिंग आर्ट, और मैं अंडरस्टैंडिंग आर्ट की जब बात सोचता हूँ तो कलाकारों के लिए समस्या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कलाकार आजकल, अधिकतर कलाकार, मैं समझता हूँ कि 95% कलाकार कोई न कोई संस्था से पढ़कर निकलते हैं। देश में आवागमन इतना आसान हो गया है कि दिल्ली, बम्बई, सारे मेट्रो शहरों में जाना और कलाकृतियों को देखना। मैं खुद उदयपुर जैसे शहर में रहता था और मेरे सामने 3 या 4 कलाकार थे जो हमारे टीचर थे, उनके आगे हमें दुनिया दिखती ही नहीं थी। लेकिन किस्मत से उन्हीं दिनों ट्रिनाले शुरू हुई। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहा था, तब यहाँ पर फर्स्ट ट्रिनाले हुई और हम ट्रिनाले देखने गए और हम भौचक के रह गए कि ये इसको कला कैसे कहें। इतने तरह के इंस्टॉलेशंस थे और इतनी तरह के इंटरैक्टिव वहाँ पर कलाकृतियाँ थी कि उनको देखकर हम चौंक गए कि इसको कलाकृति कैसे कहें। इसलिए हमारे देश के बालकों से लेकर बड़े लोगों तक, बड़े जब मैं कहता हूँ बालकों से बड़े, तो मैं बड़े उनके ओहदों की बात नहीं कर रहा, मैं उस उम्र की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसान है, चाहे वो एक कारपेंटर है, चाहे एक लोहार है, चाहे एक स्कूल टीचर है, चाहे वो अफसर है। हमारे देश में मेरी ऐसी सोच है कि 90% लोग, हालांकि मैं समझता हूँ 90 गलत बोल रहा हूँ मैं, और भी ज़्यादा होना चाहिए, 90% लोगों को कला से कोई लेना देना नहीं है। घरों में पेंटिंग भी टाँकेंगे, लेकिन उस चित्र के आगे कभी भी 5 मिनट बैठकर सोचेंगे नहीं कि चित्र में क्या बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, और इस कलाकार के पीछे क्या है। तो जब यह समस्या का विश्लेषण करें तो मैं समझता हूँ कि स्कूली कला, स्कूल से लेकर बड़े होने तक न हमारी यहाँ शिक्षा पद्धति में कला को कोई महत्व दिया गया है। कला, ये आर्ट मार्ट साहब हैं, इनको ठीक है दे दो, इनको खेल भी दे दो, इनको ये भी दे दो, और घर की स्कूल की सफाई भी कर देंगे, सब करवा देंगे उनसे। आगे जाकर हमारे यहाँ पर कोई म्यूज़ियम्स नहीं है, हमारे यहाँ पर थिएटर्स नहीं है जहाँ पर कि लोग अपने नाटक वगैरह देख सकें, कोई किसी तरह का एनकरेजमेंट नहीं है। उन स्थितियों के अंदर हम लोगों को क्यों दोष दें कि 90% लोगों को कला समझ में नहीं आती, जबकि कला जीवन का एक अंग है। और बचपन से जिस तरह से आदिम युग के अंदर हमारे प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट ने, लोगों ने कला की संरचना की है, उसी तरह से एक बालक 1 साल की उम्र, 1.5 साल की उम्र में जब वो बैठने लगता है, तब से वो कलाकृतियाँ बनाने लगता है।
मैंने एक बार भास्कर में ये चित्र लिखा भी था, जिसको उन्होंने एडिट कर डाला, कि एक इन्फेंट ने, एक 1.5 साल के इन्फेंट ने वहाँ पर पेशाब कर दिया फ्लोर के ऊपर। आप देखो वो फ्लोर पे अंगुली रख कर यूँ कुछ आकार बनाने लगता है। ये अंदर से उन बच्चों के अंदर क्षमता होती है, उसके हाथ में कोयला आ जाए, चौक आ जाए, वो ड्राइंग्स करने बैठ जाता है, अगर इधर उसको फ्रीडम मिल जाए तो। और हम बड़े उनको डांट देते हैं कि मकान को गंदा कर रहे हो, ये क्या गंदगी फैला दी, ये कर दी। तो उनकी जो कला, उनका जो कला बोध होता है, जो अंदर से निकल रहा है, जो अभिव्यक्ति निकल रही है, उसको वहीं से हम किल करना शुरू कर देते हैं। और स्कूल में जाने के बाद में तो हम चाहते हैं वो लैंग्वेज सीखे, वो इतिहास सीखे, वो ज्योग्राफी सीखे। इस चित्रकला में क्या रखा हुआ है, वहाँ पर भी उसको नेगेट किया जाता है। अब हम कलाकार ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी यहाँ की जनता जो है वो कला समझती ही नहीं है? कैसे समझेगी? बचपन से लेकर बड़े हो रहे हैं तब तक उनको आर्ट से एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। विदेशों के अंदर ये हालत है। मैं एक मेरी वाइफ के बड़ी सिस्टर इंग्लैंड में एक छोटे से गांव में रहती थी। उस गांव की पॉपुलेशन हो गई 10,000। मैं उस गांव में एक्चुअली उनके पास इसलिए गया था कि पास में ही स्ट्रेटफोर्ड एमओ था और मैं शेक्सपियर का नाटक देखना चाहता था। एक छोटा सा म्यूज़ियम जो हमारे इस जवाहर कला केंद्र का 1/6 हिस्सा होगा, इतना सा म्यूज़ियम। ये तो हम सब जानते हैं कि अशोक जी ने भी बोला कि इस समय का कलाकार भाषा कुछ भी नहीं जानता था। आज हम ये बात बोलने लगे हैं, मिली जो मिला उनसे उन्होंने वहाँ पर चित्र बना डाले। उस समय में आज से 5,000 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर इस तरह की क्राफ्टमैनशिप भी है और ऐसी दृष्टि भी है। कितना सुंदर। ये देखिए छोटा सा ये जो सील कहो या टिकला कहो, जो टेराकोटा के बने हुए हैं ये वाले, हमारे यहाँ पर भी स्कल्पचर के अंदर जो स्टाइलाइजेशन धीरे 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 चेंज हुआ। ये अशोक कालीन जो है, आप देखिए इसके अंदर कि बुल को कितना ग्रेसफुल बनाया है। मैं यहाँ पर एक ये इसका संदर्भ लाना चाहूँगा। ये ग्रीक का स्कल्पचर है, लाकून करके बड़ा प्रसिद्ध वहाँ का शिल्प है। आप देखिए कि इसके अंदर मेन बात जो है वो है आर्टिस्ट स्कल्प्टर किस तरह से सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हो रहा है और एक ह्यूमन बॉडी का जो परफेक्शन, उसकी सारे मेजरमेंट्स, उसके परिमाण, उसके मसल्स वगैरह की सारी स्टडी, क्लोज स्टडी। ऐसा तो नहीं कि वो मॉडल को उसने इतने घंटों तक इन पोजीशन में रख लिया होगा, लेकिन उन्होंने ह्यूमन बॉडी को ऑब्ज़र्व करने में इतना कमाल कर लिया था, इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे कि उसके आगे अब आगे दुनिया नहीं थी। आप देखिए कि पास में जो है उस स्कल्पचर के अंदर उसका सारे कॉस्ट्यूम्स देखिए आप पूरे के पूरे। उन कॉस्ट्यूम्स के अंदर उसके सल वगैरह को इतना ज़बरदस्त स्टडी किया है कि इसके आगे दुनिया क्या दिखेगी। ये प्रसिद्ध दो चित्रकारों की ये चित्र हैं, एक ये और एक ये। आप देखिए ये चित्र जो है मिकलांजेलो का बहुत प्रसिद्ध चित्र है, क्रिएशन ऑफ एडम। और ये वाला जो चित्र है रूबेंस का बहुत प्रसिद्ध चित्र है। अब आप देखिए इन दोनों चित्रों के अंदर, सॉरी, आप देखिए थोड़ा आगे बढ़ गया। अब देखिए इस चित्र में भी वही बात है कि ग्रीक्स ने जिस तरह से, ग्रीक्स ने और बाद में रोमन्स ने जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को ऑब्ज़र्व करने में, उसका निरूपण करने में जो परफेक्शन लिया, जो उन्होंने अपनी कमेंडेशन, आई एम सॉरी है, जो सिद्धहास्यता प्राप्त की, उससे प्रभावित होकर हम विदेश के अंदर रेनेसां काल चला। रेनेसां काल के अंदर उनसे भी थोड़ा आगे बढ़कर किस तरह से विभिन्न विभिन्न पॉजेस के अंदर कितने ह्यूमन बॉडी का एग्रेशन या उसकी मूवमेंट, उसकी शक्ति को प्रदर्शित करना है, इसमें मिकलांजेलो ने एक दक्षता प्राप्त कर ली। और इसके बाद में यहाँ इसी तरह की दक्षता आप इस चित्रों में भी देखेंगे, क्योंकि शेर को, इस टाइगर को उसने रूबेंस ने ऑब्ज़र्व किया होगा, लेकिन वो वहाँ पर
खड़े हुए तो नहीं थे, उन्होंने कोई उस वक्त फोटोग्राफी तो नहीं थी जिसमें कि उन्होंने कैमरे से फोटोग्राफ कर लिया होगा, लेकिन वहाँ पर वो वही है कि ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन दोनों का समावेश होकर वहाँ पर इस तरह की उसने कला ग्रहण कर ली। और आगे आप ये देखिए कि ये रेम्ब्रांड का एनाटॉमी लेसन वाला, डॉक्टर की एनाटॉमी लेसन का चित्र है। इसमें इन सारे चित्रों के अंदर खास बात ये देखनी है कि ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस के अलावा, कलर ट्रीटमेंट के अलावा, क्योंकि कलर ट्रीटमेंट भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, ह्यूमन एक्सप्रेशंस जो हैं उनको भी उन्होंने बहुत महत्व दी कि ह्यूमन एक्सप्रेशंस के वहाँ एनाटॉमी का लेसन हो रहा है तो अलग अलग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हालांकि विंची का अगर हम वो लास्ट सफ़र देखें तो लास्ट सफ़र में जूडास किस तरह से अपनी थैली को पास में खींच रहा है, वो उसके सारी पोस्चर जो है पूरी बॉडी का, वो किस तरह से अपनी बॉडी, आर्टिस्ट ने उसकी बॉडी को बनाया है और हाथ को इतना सिकुड़ा है। ये ह्यूमन एक्सप्रेशन जिसको हम अपनी भाषा में नाटकीयता कहेंगे, तो थिएट्रिकल एक्सप्रेशंस, इसमें उन्होंने इतनी दक्षता प्राप्त कर ली थी यूरोपियंस ने। और ये देखिए ऑथो होरेटी, ये ऑथो होरेटी जो है दावीद का जो है, इस चित्र के अंदर पूरा का पूरा वो ड्रामा है कि वो युद्ध, सबको कसम दिलाई जा रही है और युद्ध में ले जाने की बातें की जा रही है। ये चित्र जो है इसके अंदर भी अथाह गति है, पूरी देलाक्रोआ का जो चित्र है। आप देखिए कि इन सारे चित्रों के अंदर ये मैसेकर ऑफ शियो के वहाँ मैसेकर हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर ह्यूमन एक्सप्रेशंस के द्वारा ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर मैसेकर हुआ है। लेकिन अगर हम शियो की सारी हिस्ट्री सुने कि जो शियो में जो मैसेकर हुआ था उसमें तो हज़ारों लोगों को मार डाला गया था, बहुत बुरी तरह नृशंसता से मार दिया गया था। यहाँ पर मुश्किल से 50-100 फिगर आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट करने में उतनी सक्षम हैं। अब बात ये आती है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यूरोप की चित्रकला के अंदर एक ऐसा कलाकार पैदा हुआ जिसने सारे के सारे उन नियमों को त्याग दिया, जबकि वो खुद उस शैली में परिष्कृत हो चुका था। पिकासो, ये चित्र पिकासो का है, हम सभी जानते हैं, गुएर्निका। लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि मैसेकर ऑफ शियो में ह्यूमन बॉडी के एक्सप्रेशंस दिखाए गए तरह तरह के, कोई नीचे गिरा हुआ है, करा रहा है, किसी का हाथ कट गया है, किसी कोई बिल्कुल छोटा सा सिकुड़ के पड़ा हुआ है, कुछ वहाँ पर भाग रहे हैं इधर से उधर। यहाँ पर इस तरह का कोई ड्रामा नहीं है। यहाँ ऐसे आकारों की रचना की गई है जिन आकारों के द्वारा वो वहाँ की ट्रेजेडी, वॉर की ट्रेजेडी सारी बता रहा है। ये चित्र जो है हालांकि विशाल चित्र है, काफ़ी बड़ा चित्र है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक हेड है जो वाइट सा, वो मैंने आपको दिया था क्या? मेरे पास ही है, मिसिंग इट है। ये देखिए, ये हेड देखिए कि ये हेड अपने आप के अंदर दर्शाता है कि चीख निकल रही है बुरी तरह से, और स्त्री शरीर दिख रहा है जिस स्त्री शरीर जैसे चीख रही है। यहाँ ये घोड़ा, इसको स्टाइलाइज किया गया है, लेकिन स्टाइलाइज करने के बाद में ये उस पीड़ा को दर्शा रहा है। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के एक्सप्रेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही। एक यहाँ देखिए, एक हाथ कट के यहाँ पड़ा हुआ है, एक हाथ कट के इधर पड़ा हुआ है, यहाँ ये चीख रहा है, इसके बॉडी नीचे का टोर्सो वगैरह कुछ भी नहीं चित्रित किया गया है। तो किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस को या अपनी फीलिंग्स को आप बिल्कुल फ्लैट कैनवस के ऊपर उसको पुटअप करके और आप वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। क्योंकि जो अर्लियर टेक्निक थी जिसको कि हम किताबी भाषा में कैरिस्क्यूरो बोलते हैं, छाया व प्रकाश के द्वारा मॉडलिंग क्रिएट करके और हम आकृतियाँ बनाते थे, यहाँ उस तरह का छाया प्रकाश कहीं भी पूरे चित्र के अंदर नहीं किया गया। लेकिन ये उनसे भी, उन चित्रों से कम एक्सप्रेशन नहीं है इसके अंदर। इसमें वो ट्रेजेडी पूरी की पूरी क्लियर नज़र आती है। अगर इस और ओरिजिनल चित्र के सामने आप खड़े हो जाएं तो आप शाम को शायद खाना नहीं खा पाएँ, इतना ट्रेजिक दिखता है चित्र वहाँ पर, इतना इम्पैक्ट पड़ता है इस चित्र का।
अब देखिए यहाँ ये कैरिस्क्रो टेक्निक को ही यूज़ करते हुए डाली एक डिफरेंट ढंग से अपने चित्र को पेश करते हैं। यहाँ पर डिस्टोर्शंस की कमी नहीं है, आप उसको सरलिस्टिक कहें, अतिशोक्तिपूर्ण कहें, कुछ भी कहें, ये सारे के सारे जो आका जो फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा, इसमें टोर्सो कहीं आपको नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ से यहाँ तक और इनके सारे ये यहाँ थिएट्रिकल एक्सप्रेशंस भी हैं, लेकिन नीचे पूरी उथल पुथल सारी की सारी, और ये बादलों का इस तरह से घिरना, ये उसको सल्वाडोर डाली ये फील कर रहे थे कि अभी जो स्थितियाँ पैदा की हैं इससे वॉर ज़रूर होगी। इस चित्र का टाइटल दिया उन्होंने प्रीमोनिशन ऑफ वॉर, यानी युद्ध की जो है पूर्वाभास। तो अब कला देखिए, ये पिकासो वहाँ पर फ्लैट करते हैं, शायद 1913 या 20 के आसपास की वो चित्र है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, भूल गया हूँ बहुत। और ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले है थोड़ा सा। अब आप देखिए कि इसके अंदर वो कैरिस्क्यूरो की टेक्निक अपना रहे हैं, ये मसल्स वगैरह को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं और पिकासो नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा थोड़ा सा कि ग्रीक काल से लेकर यहाँ तक और हमारे यहाँ पर मोहनजोदड़ो से लेकर आज तक किसी भी तरह की कोई भी तकनीक, कोई भी तरह के मोटिव्स का इस्तेमाल किसी ने भी किया हो, अगर वो हमें प्रेरणा देता है और हम उस शैली में काम करना चाहते हैं, तो हमें पूरी उन्मुक्तता के साथ काम करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रहों के। बात यह है कि आप कहना क्या चाह रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा सही ये है कि आप अपने अंदर अपने आप के प्रति ईमानदार रहें। अगर आप अभिव्यक्त कर रहे हैं तो आप किसी भी रूप में काम करें। बहुत ये दोनों चित्र दिखाने के पीछे, साथ साथ दिखाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि चाहे वो आप फ्लैट कैनवास के ऊपर फ्लैट कलर से पेंटिंग कर रहे हैं, जो मेजर रूप में भारतीय चित्रकारों ने हमारे इतिहास में काम किया है, और ये जो है आप कैरिस्क्यूरो टेक्निक यूज़ करें। और इसके बाद मैं कहूँगा कि समय समय के साथ में जो कला में सारे बदलाव आए, वो सारी हमारी बपोती है। हम कहीं से भी कहीं प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे ऊपर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस होने ही नहीं चाहिए कि ये तो साहब वहाँ का ले लिया, वहाँ का ले लिया। आप देखिए आगे हमारे यहाँ के कलाकारों ने भी विश्व भर से प्रेरणा ली है। इस चित्र में एक चीज़ नोट करें या हमारे यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर, एक मिनट के लिए हम ये भूल जाएं, अशोक जी नाराज़ नहीं होंगे शायद कि वो राजशाही में राजा के निर्देश पे बने, मान लिया राजा के निर्देश पे बने या धर्म के निर्देश पे बने, पर चित्र तो बने हैं। और उन चित्रों के अंदर जो कुछ भी चित्र सौंदर्य है उसको मैं इससे अब कंपेयर करता हूँ। आप देखिए कि नॉर्मली पेंटिंग्स जो है एक सिंगल फ्रेम में आप जो देखते हैं, कैमरा के अंदर आप देखते हैं, उस तरह की पेंटिंग्स होती थी। चाहे भले रूबेंस की पेंटिंग हो, चाहे मिकलांजेलो की पेंटिंग को, और विंची की पेंटिंग को थोड़ा सा हमको अलग रखना पड़ेगा क्योंकि वो म्यूरल्स थे, और म्यूरल्स में जो है सब तरफ दीवारों पर फैलता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ऑयल पेंटिंग्स हैं, वहाँ एक फ्रेम में से जो आपको दिखता है वो आपने चित्रित किया है। आप बताइए कि ये चित्र जो है, इसका मैं अगर यहाँ ये पेंटिंग नहीं बना के इसका फोटोग्राफ करता तो क्या मुश्किल काम था? इसके आगे आप देखिए, ये चित्र देखिए कि अगर आज की तारीख में ये कॉस्ट्यूम पहना के और मैं फ़ोटोग्राफ करूं तो क्या प्रॉब्लम है? वाई शुड आई बिकम ए पेंटर? अगर मैं फोटोग्राफी ये काम कर सकती है तो। मैं इस चित्र पर वापस आऊँगा, बॉश के, हिरोनिमस बॉश के। मिनिएचर पेंटिंग की एक खासियत ये थी कि उसमें अलग अलग तलों पर काम होता था। इट हैड मल्टी टियर पर्सपेक्टिव। हमने एक फ्रेम ये देखा, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो मैंने क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ देखा, क्लिक किया, वहाँ देखा, क्लिक किया, वहाँ देखा, क्लिक किया, और मैंने सब का एक फ्रेम के अंदर पेंट कर डाला। दैट वॉज डन बाई आवर मिनिएचर आर्टिस्ट इन द हिस्ट्री। यहाँ बॉश को देखिए, यहाँ एक्टिविटी है, फिर यहाँ एक्टिविटी, यहाँ डिफरेंट एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी, यहाँ सब तरफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं अलग अलग अलग। ये मल्टी टियर पर्सपेक्टिव
मुझे ऐसा आभास होता है, देखिए रेम्ब्रांट के पास में ये ट्रुथ है और ये डॉक्यूमेंटेड है, रेम्ब्रांट के पास में मिनिएचर पेंटिंग्स का कलेक्शन था। प्राग में चेकोस्लोवाकिया के अंदर एक पैलेस है, उसके अंदर खूब सारी मिनिएचर पेंटिंग्स की म्यूरल्स पेंट किए हुए हैं, मैंने खुद देखे जाके। तो आप देखिए कि बॉश जो है कहीं भी अगर एक्सपोज हुआ हो और उसने अगर मिनिएचर पेंटिंग से भी ये प्रेरणा ली हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये मैं सोच रहा हूँ, मैं इसका कोई वो हिस्ट्री को जैसे आप नकारते ऐसे मैं भी नकारता हूँ कई बार कि हिस्टोरियंस अपना ज्ञान बरसाने के लिए रेफरेंसेस बना देते हैं, संदर्भ बना देते हैं। हम उन संदर्भों की बात नहीं करें, लेकिन मैं इस चित्र को इंडियन मिनिएचर का जैसा ही देखता हूँ, जिसमें कि अलग अलग तलों के ऊपर वो हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है और आर्टिस्ट ने उसको कैप्चर किया है थ्रू हिज इमेजिनेशन। और इस चित्र के लिए मैंने बात करी ली कि ये सिंपल कैमरा से खींचे हुए फोटोग्राफ से आगे मैं इसको कुछ भी नहीं समझता। और आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो आप देखिए कि कैमरा और कंप्यूटर, कैमरा भी छोड़िए, खाली कंप्यूटर के जरिए ही क्या क्या चित्र बना सकते हैं आप मिकलांजेलो के जैसे मसल्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरे खुद के घर में मेरा खुद का सन जो है वो कहता है कि मैं 30 फीट का स्कल्पचर कंप्यूटर से बना के बता दूं, और उनकी स्कल्पचर हैं, आप यहाँ पर जुनेजा गैलरी में जाके देख सकते हैं, जो सारे कंप्यूटर से बनाए हुए हैं वो स्कल्पचर्स। ह्यूमन बॉडी के मसल्स वगैरह सब देख लेना, एकदम वेस्टर्न एक्लेक्टिक जैसे काम है सारे के सारे, जबकि उनकी पेंटिंग वो उस तरह की नहीं है। पेंटिंग में चाइल्ड लाइक इमेजरी है सारी की सारी। तो ये देखिए हमारे यहाँ भी इस तरह के स्कल्पचर गांधार के समय में हुए, क्योंकि वहाँ पर ग्रीक लोग भी आए थे, ग्रीक कलाकार भी आए हों तो कोई बड़ी बात नहीं, और उनके सानिध्य में सारा काम हुआ था। तो ह्यूमन बॉडी में देखिए कि वो तपस्या करते वक्त उनके शरीर के सारे ऊपर का मांस सारा गायब हो गया, पूरा स्किन चिपक गई है सारी। इस लेवल की स्टडी उसने की, और इसका इम्पैक्ट अगर आगे आने वाली कला पे पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उसमें क्या बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, हम ये अजंता के म्यूरल्स को देखें कि यहाँ पर वो कैरिस्क्यूरो जो मौर्य काल तक भी है वो कहाँ चला गया। हालांकि मौर्य काल की हमारे पास चित्र अवेलेबल नहीं है इसलिए कह नहीं सकते, लेकिन ग्रीक्स जब यहाँ आए थे, जब उन्होंने उस तरह की स्कल्पचर्स उनके रह गए, हो सकता है पेंटिंग भी उस ज़माने में उन्होंने की होंगी, डेफिनेटली की होंगी, लेकिन यहाँ पर वो कैरिस्क्यूरो गायब है। लाइट शेड का प्रयोग जरूर है, छाया प्रकाश का प्रयोग किया है, लेकिन उस प्रयोग को केवल आकृतियों के एक दूसरे से उभार अलग करने के लिए बहुत मामूली सा प्रयोग हुआ है। अब देखिए जो बात मैं कह रहा था मिनिएचर पेंटिंग में, ये अकबरकालीन पेंटिंग है। ये बात सही है कि राजशाही में जितने चित्र बने वो सारे चित्र जो है पोथियों में, उनमें पोटलियों में बांधकर और उनके पोथी खाने में रख दिए गए थे। जो बादशाह को पसंद आता था कुछ 2, 4, 5 उन्होंने जो है अपने बेडरूम्स में टाँक लिए, बाकी सब लिपटे हुए थे। और तब से लेकर देश आज़ाद हुआ है 1947 तक, आप ये देखिए कि सारे रजवाड़ों के अंदर ये जो चित्र थे, ये चित्र किसी के निगाह में नहीं थे। मेरे खुद के दादा एक पोजीशन पे थे, अच्छे ठीक ठाक पोजीशन पे थे, लेकिन उनके पास में एक भी मिनिएचर पेंटिंग नहीं थी। उनके पास राजा रविवर्मा के सारे प्रिंट्स थे, लेकिन एक भी मिनिएचर पेंटिंग नहीं थी, जबकि वो वहाँ के राजा के ही काम करते थे। और ऐसे आपको बहुत कम घर मिलेंगे। उदयपुर में कुछ ऐसे जो ऊंची पोजीशंस पे थे, उनके घरों में कहीं कहीं पेंटिंग मिल जाती हैं, क्योंकि राजा को जो पसंद नहीं आती थी वो अपने नीचे ऑफिसर्स को भेंट कर दिया करते थे, और इसलिए। लेकिन आम जनता यानी कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी मिनिएचर पेंटिंग नहीं देखी थी 1947 से पहले कि मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है। तो आप जो कह रहे थे कि रजवाड़ों के अंदर जितने भी चित्र बने राजशाही में, वो सारे के सारे वहीं तक सीमित रहे, जनता के पास कभी नहीं पहुंच पाए, ये बिल्कुल सही है। मैंने खुद ने अपने जीवन के अंदर पहली बार मिनिएचर पेंटिंग तब देखी है जब ललित कला में कल खंडालावाला और डॉक्टर मोती चंद्र इन लोगों ने पोर्टफोलियोज छापे थे, सारे कृष्णगढ़ पेंटिंग से लेकर ये पूरे के पूरे। वरना तो हमें पता ही नहीं था कि मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है।
तो आप देखिए कि हमारी अपनी संपदा छुपा के रखी हुई थी। वो खाली वो ब्रिटिशर्स ये तमाशा नहीं कर रहे थे कि वो अपने भारत के लोग जो है गरीब नंगे लोग अपनी सारा धन दौलत आपको दे रहे हैं वो यहाँ पर हमारे खुद के अपने राजाओं ने भी कोई कम ऐसा काम नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो संपदा तो थी, लेकिन वो उनके पास थी, और किस्मत से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में ये लोगों के सामने आने लगी। अब उन मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर, उन लघु चित्रों के अंदर क्या चित्रोपम सौंदर्य है, ये लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा जब तक कि उनके बारे में चर्चा ही नहीं करी जाएगी, उनको दिखाया ही नहीं जाएगा, ये प्रश्न है। तो खैर मैं इस पे लौटूँ, मैं ये इसमें आप देखिए कि यहाँ एक्टिविटी है, ये दीवार आ गई, फिर यहाँ एक्टिविटी है, फिर वहाँ है, फिर ये दरवाजे के ऊपर, छत के ऊपर यहाँ है, यहाँ एक्टिविटी है, वहाँ एक्टिविटी, ये सारा का सारा ये पूरी परंपरा ईरान से यहाँ पर भारत में आई। बाबर के साथ में ये चित्रकला शैली यहाँ पर शुरू हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुग़ल काल था पूरा का पूरा उसी में सारे चित्र हुए, लेकिन हर समय बदलाव आया। अकबर काल में जो है चित्रकला, हम जितने लोग इतिहास पढ़ चुके हैं उन सबको मालूम है कि भाई बाबर का समय बहुत बाबर जो है अपने युद्धों में इनमें बहुत फंसा रहा था, तो उसके समय में जो चित्रकला थी वो ईरान से जो परंपरा चली आई थी वो उसी में चित्रण होता रहा, क्योंकि कलाकार भी वही थे। लेकिन अकबर ने, क्योंकि बहुत सारे राजा उसके साथ में कोनाइव कर चुके थे, सरेंडर कर चुके थे, तो सारे रजवाड़ों से कलाकार जो है, कौन से लोक कलाकार, उस वक्त चित्रशालाएँ में काम, वहाँ कोई चित्रशालाएँ नहीं थी। अकबर के इन्फ्लुएंस से ही सारे रजवाड़ों के अंदर चित्रशालाएँ शुरू हुई और अकबर के ही शैली के चित्र वहाँ पर सब जगह बनने लगे। मेवाड़ जो है सबसे अर्लीस्ट बोला जाता है, ये मेवाड़, सॉरी हाँ, ये देखिए ये मेवाड़ के चित्र जो है, हालांकि इसमें डिस्टिंक्ट ये है कि उसी शैली में होते हुए यहाँ पर लोक कला का भी बहुत प्रभाव है, रंग बड़े तेज हैं, लेकिन आर्किटेक्चर देखिए पूरा मुस्लिम आर्किटेक्चर है, ये मुग़ल आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा, ईरान से चला आया वो आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। कलर्स ज़रूर वहाँ मेवाड़ के एकदम अलग, उससे अकबर की शैली से अलग हैं, लेकिन सारे रजवाड़ों में, चाहे ये है, चाहे बाद में आगे जोधपुर है, चाहे आपका जयपुर है, ये आपके अलवर है, सब जगह जितनी भी देवगढ़ वगैरह सब जगह जो चित्रशालाएँ शुरू हुई वो अकबर को खुश करने के लिए हुई हों, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन सब जगह हुई। और फिर राजाओं ने अपने अपने विषय कलाकारों को दिए होंगे और उस तरह से अपना गीत गोविंद पे भी चित्र बने और अपने सारी दंत कथाओं पर भी चित्र बने, वो सारी अलग बात है, क्योंकि चित्रशालाएँ चालू हो गई तो चित्रकार काम करेंगे। लेकिन ईरान से जो परंपरा चली आई थी मल्टी टियर पर्सपेक्टिव की और फ्लैट पेंटिंग की, छोटी पेंटिंग की, छोटे साइज़ की, ताकि उसको लपेट के रखा जा सके, क्योंकि यूरोप के अंदर तो बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई जाती थी खूब ऑयल कलर्स में, कैनवस के ऊपर या लकड़ी के पट्टों के ऊपर। तो ये प्रथा चल रही है, लेकिन अलग अलग जगह होते हुए भी, जैसे मैं उदयपुर में रहता हूँ, डूंगरपुर भी में उदयपुर का ही वो है, एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन आप देखिए कि डूंगरपुर में जाके भाषा बदल जाती है, यहाँ उदयपुर से नाथद्वारा में भाषा बदलना शुरू हो जाती है, एक 50 किलोमीटर दूर। तो भाषा बदलती है तो चित्र में सारे उसकी चित्र सौंदर्य क्यों नहीं बदलेगा। तो अकबर का प्रभाव होते हुए भी, उसके बाद में जहांगीर के समय में प्रभाव होते हुए भी, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ के समय में प्रभाव होते हुए भी, इनकी अपनी अपनी शैलियाँ विकसित हुई, इनकी अपनी अपनी चित्र सौंदर्य विकसित हुआ, लेकिन मूलतः वो ईरानी आत्मा जो है वो इन चित्रों के अंदर बनी हुई थी सारे के सारे। अब देखिए ये चित्र जो है, ये मूर्तियाँ जो है दोनों, ये बेंगलोर में है, एक वहाँ किंग एडवर्ड की मूर्ति है जो बनी। ये इस तरह पश्चिमी शैली में मूर्ति बनाना, ये पश्चिमी शैली है पूरा, जो ग्रीक काल से चली और यहाँ तक चलती रही, क्योंकि भारतीय मूर्तिकला तो अपन जानते ही हैं मंदिरों में सीमित थी, और मंदिरों के में जो मूर्तियाँ बनती थी वो पूरी स्टाइलाइज थी। हालांकि उसमें शैलीगत विभिन्नताएं थी पूरे देश में,
लेकिन वो स्टाइलाइज थी, क्योंकि जो ग्रीक काल और ग्रीक काल में जो इन्फ्लुएंस गांधार में हुआ था, वो इन्फ्लुएंस ही यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो है ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, सारे ब्रिटिश कलाकारों ने ही ये सब खोदी हैं। और हमारे यहाँ जनपदों पे और यहाँ पर जो मूर्तियाँ टाँकने की लगाने की जो फैशन चली है आजकल तो खूब तेज़ी से चल रही है, हर चौराहे पे मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। ये सारा का सारा यूरोप ब्रिटिशर से आया, हमारे यहाँ प्रथा थी ही नहीं। पूरा इतिहास आप टटोल लीजिए, आपको 19वीं सदी से पहले कहीं देखने को मिलेंगी नहीं मूर्तियाँ इस तरह से राजा महाराजाओं की, और मिलेंगी तो वो इसी शैली में मिलेंगी पूरी की पूरी। भारतीय शैली जो मौर्य वंश तक थी, मौर्य वंश में भी जो है जनपदों पे मूर्तियाँ लगाई गई थी, लेकिन वो मूर्तियाँ इस तरह की नहीं थी, ये अपन ने देखा ही है। अब ये कलाकार राजा रविवर्मा जिसका संदर्भ अशोक जी ने भी दिया था, अब देखिए राजा रविवर्मा ने भारतीय चित्रकला मूवमेंट में एक बड़ा भारी चेंज उन्होंने किया कि जितनी वो मिनीचर पेंटिंग्स बन रही थी वो तो पोटलियों में और बस्तों में बंधी हुई थी रजवाड़ों के अंदर। राजा रविवर्मा ने विदेशी शैली, ब्रिटिश शैली में या यूरोपीय शैली के अंदर ये चित्र शैली में काम करना शुरू किया, सीखा उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि हमारे यहाँ की जितनी पौराणिक कथाएं हैं और धार्मिक कथाएं हैं, जो कुछ भी प्रचलित हैं, उनको उन्होंने चित्रों में ढाल डाला और फिर उनके प्रिंट बनाकर बाज़ार में डाल दिए। इससे पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश करी थी, लेकिन राजा रविवर्मा के जितने प्रिंट्स बाज़ार में फैले, मुझे पता है मेरे खुद के घर के अंदर करीबन 70 से 75 मेरे दादाजी ने बाकायदा फ्रेम करवा के बरामदों में, सीढ़ियों पे, सब जगह लगा रखे थे वो राजा रविवर्मा के चित्र। अब आप देखिए कि राजा रविवर्मा ने एक तरफ तो ये किया कि चित्र जो है घर घर में पहुंचा दिए। मेरे आस पड़ोस में कुछ झोपड़ियाँ थी, उनके झोपड़े में जो हम उम्र के जो बच्चे थे उनके साथ में खेलता था, तो उनकी झोपड़े में भी घुसता था और खेलते थे हम। वहाँ पर मैंने चित्र देखे, लेकिन वहाँ कौन से चित्र देखे राजा रविवर्मा के, मैं अभी दिखाऊंगा। आप देखिए कि राजा रविवर्मा ने इन चित्रों से पूरे के पूरे देश के अंदर कोने कोने में उनके प्रिंट फैल गए, क्योंकि वो 5 रुपये तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 रुपया 1.25 रुपये में वो चित्र उस ज़माने में मिल जाता था। और कई जगह अगर ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो और भी सस्ता होगा। राजा रविवर्मा जो है, चूँकि त्रावणकोर के राजा के परिवार से थे, तो उनके सारे रजवाड़ों के अंदर रिलेशंस बन गए। ब्रिटिशर्स ने भी उनको प्रमोट किया। अब देखिए राजा रविवर्मा ने ऐसे चित्र बनाते बनाते अब ऐसे भी चित्र बनाए। ठीक है, आप कहानी किस्सा है, शांतानु का किस्सा है, तो वो चित्र बना दिया। लेकिन आप इसमें स्त्री को देखिए कि यहाँ पर उसने स्त्री को ब्रालेस, ऊपर से बिल्कुल टॉपलेस बनाया है, और इसका आगे का परिवर्तन यहाँ आके हो रहा है। ये राजाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि सब ब्रिटेन जाते थे, ब्रिटेन में वहाँ के म्यूज़ियम्स के अंदर कई पेंटिंग्स देखते थे, न्यूड पेंटिंग्स, और उन्होंने अपनी फरमाइशों पर उनसे ऐसे चित्र बनाए। ऐसे चित्र कई रजवाड़ों के अंदर ही बनाए गए। ये देखिए, आप देखिए कि ये जो अपना क्या एक तानपुरा लेकर जो बैठी हुई है स्त्री, उसको इंटेंशनली ट्रांसपेरेंट नायलन जैसे कपड़े से लगाया गया। आपने कभी देखा कि 1930 1940 के आसपास, 35 के आसपास कभी नायलन आई थी यहाँ इस देश में? लेकिन उसको इतना ट्रांसपेरेंट कपड़ा, और इसको क्या करते थे, इसका आगे इसकी इति ऐसे हुई कि आप देखिए कि ये इस तरह की चित्र, ये एक फिल्म एक्ट्रेस है, ये इस तरह के चित्र उस वक्त बने। मैं ज़रा इसको रोकूंगा। देखिए, इसको पतला कपड़ा नायलन का पहना, ये 1950 के आसपास का चित्र है। ये कैलेंडर है, और फ्लेक्स कंपनी के जूते की कंपनी थी, उसका कैलेंडर है। ये कैलेंडर मैंने उसके यहाँ
झोपड़ी में देखा था पास में। और फिर तो और कई जगह स्कूल टीचर्स के यहाँ भी मिल जाएंगे आपको उस ज़माने में इस तरह के चित्र, क्योंकि वो चित्रों को यही समझते थे कि चित्रकला यही है। तो फिल्म एक्ट्रेस को जो साइड की एक्ट्रेसेस होती हैं बेचारी, जो स्ट्रगल कर रही होती हैं, उनको इस तरह से कपड़ा पहना के गीला करके और अंडरगारमेंट्स यूज़ नहीं करके और झरने के आगे और नदी के आगे खड़ा करके उसका फोटोग्राफ करके और उसके ऊपर कुछ स्ट्रोक मार के पेंटिंग दिखा दी और उसका कैलेंडर बना दिया गया। और इस तरह के कैलेंडर इतने फैले थे, रीटा मशीन वालों ने इतना कैलेंडर निकाले थे उस समय, फ्लेक्स कंपनी, बाटा कंपनी ने निकाले हैं, ये बालूजा कंपनी एक थी आगरा की, उसने निकाले। तो ये कैलेंडर पूरे देश के अंदर, और ये फ्री मिलता था कैलेंडर उस वक्त। आप चप्पल खरीदने गए, आपको कैलेंडर फ्री, आपका दोस्त है तो कैलेंडर आपको पकड़ा देगा वो दुकानदार। तो घर घर में ये कैलेंडर फैल गए। और दुर्भाग्य ये हुआ कि पढ़े लिखे तबके के लोगों ने इन कैलेंडर्स को फ्रेम करके और अपने घरों में लगाना शुरू किया, जबकि हमारे यहाँ पर चित्र टाँकने की प्रथा थी ही नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि बड़े लोग तस्वीरें टाँकते हैं अपने घरों में, तो ये टाँकी उन्होंने। ऐसे भी कलाकार हुई, ये आज भी पेंट कर रहा है इसी तरह की पेंटिंग। ये कलाकार बम्बई में है, पृथ्वी सिंह, अगर आपने नाम सुना हो तो। और स्त्री को कैसे कामुक करना, आदमी को एक जगह नहीं दिखाते, केवल स्त्री को कामुक दिखाना है। क्या ये हमारी भारतीय परंपरा में था? और था तो वो दूसरे रूप में था। अगर हमारे मंदिरों के अंदर वो शिल्प हैं तो वो एक चर्चा का विषय है, लेकिन यहाँ जो उनकी इच्छा है वो बिल्कुल अलग इच्छा है, इंटेंशन ही अलग है इस तरह के चित्र बनाने के पीछे। आप देखिए, ये उदयपुर की एक महाराणा है उधर, जो पगड़ी में दिखाए गए हैं। ये हमारे यहाँ के लोकल पेंटर के द्वारा बनाया हुआ चित्र है, वहाँ उदयपुर में ही। एक कुंदन लाल शर्मा करके वहाँ पेंटर थे, उन्होंने ये चित्र बनाया। अब आप देखिए, इस चित्र में बिल्कुल काफ़ी कमेंडेबल है कि उसने अपने कैरिस्क्रो टेक्निक और यूरोपियन टेक्निक के अंदर बिल्कुल पूरा कमांड कर लिया। लेकिन इस तरह का चित्र जो है आज का चित्रकार क्यों बनाए? क्योंकि ये तो फोटोग्राफ से कर सकता है वो। ये चित्र देखिए कि इस चित्र में एक और मज़ेदार बात ये है, ये नाथद्वारा में एक घासीराम शर्मा चित्रकार हुए हैं। उन्होंने ये वहाँ के महाराष्ट्र का गोवर्धन राज जी का पोर्ट्रेट बनाया। ये इतना बड़ा पोर्ट्रेट है, ओरिजिनल मैंने देखा हुआ है। इसमें आप जो कैरिस्क्रो पूरा देख रहे हैं, जो छाया प्रकाश का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा मिनिएचर शैली की पर्दात शैली में किया हुआ है। डॉट 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 लगा के बारीक बारीक से डॉट से उससे किया है। तो ऐसा नहीं था कि इंडियन पेंटर्स में वो क्षमता नहीं थी। आप इसका क्लोथ का ट्रीटमेंट देखिए, सारे पर्दात से किया हुआ है, कोई ब्लेंडिंग नहीं किया है, लाइट कलर और डार्क कलर को ब्लेंड नहीं किया है जो यूरोपियन शैली में होता है। डॉट डॉट से बनाया हुआ उसने। लेकिन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए आप कितना स्ट्रॉन्ग है उन कलाकार का, कि बिल्कुल यूरोपियंस की तरह के उन्होंने उससे पोर्ट्रेट बनाया है। कोई इसमें एनाटॉमी की आप गलती नहीं ढूंढ सकते। लेकिन प्रश्न ये होता है कि हम जो है आज के समय के अंदर क्या हमारे इतिहास से सीख नहीं लें? आप देखिए, ये अवनींद्र कला में हमेशा परिवर्तन आया। जैसे मैंने बताया कि बाबर के समय की चित्रकला अकबर के समय बदल गई, अकबर के समय की जहांगीर के समय में बदल गई, जहांगीर के समय में फिर उसने चेंज कर लिया आपके शाहजहाँ के समय में, शाहजहाँ के समय औरंगजेब के टाइम में जो कलाकार वहाँ से भाग निकले इधर उधर, आपकी सारी पहाड़ी चित्रकला शैलियाँ उपज गई। तो इन सारे माहौल के बाद में हमारे यहाँ पर आज़ादी से पहले अवनी बाबू ने इस तरह के चित्र बनाए। हम इसकी डिटेल में वो व्याख्या नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप में से कई लोग इन सब चीज़ों को जानते ही हैं। और एक तरफ जो है ये देखिए, एक तरफ यामिनी राय जो है वो वहाँ की लोक कला से पूरा का पूरा कालीघाट मंदिर के आसपास जो पटुए बैठा करते थे उनसे प्रेरणा लेकर चित्रण करते हैं। तो प्रेरणा हम किसी भी कोने से लें। और इसी परिवार में आप देखिए कि टैगोर परिवार में ही गगनेंद्र नाथ टैगोर जो है वो उस समय यूरोप के अंदर फ्यूचरिज्म का मूवमेंट चल रहा था। वो वहाँ से फ्यूचरिज्म से इम्प्रेस होके और इस तरह के चित्र बना लेते हैं। हमारी कला तो ये कला थी,
आम जन की कला, लोक कलाएं जो हर राज्य में और राज्यों में भी 3-4 जगह वो परिवर्तित हो जाएगा, उसके रूप बदल जाएंगे। और ये इससे अब क्या है कि आगे आने वाले कलाकार जो है उनके सामने इतना बड़ा खजाना सामने है, तो उन्होंने अपनी खोज करना शुरू किया। हुसैन जो है ये ट्रेन तो जज स्कूल ऑफ आर्ट में हुए थे, 3rd ईयर तक ये पढ़े हैं। ये लोग जो कहते हैं इतिहास, वो किताब में गलत लिखा हुआ है कि वो हुसैन जो है MF हुसैन ने कहीं पढ़ाई नहीं करी, ये झूठ है। क्योंकि मेरे नाना के क्लास फेलो थे ये, और ये लोग इम्तान देने वहाँ जाया करते थे। इंदौर के थे सब लोग, और इंदौर से पूरी टीम इम्तान देने के लिए जज स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई में जाती थी। और मेरे नाना ने वो धर्मशाला तक का नाम बताया, हीराबाग धर्मशाला थी वहाँ पर एक, उसमें ठहरते थे सब लोग। तो हुसैन ने 3rd ईयर तक पढ़ाई की थी, उसके बाद में वो अफोर्ड नहीं कर पाए, उन्होंने छोड़ दी थी। खैर, लेकिन अब आप ये देखिए कि हुसैन ने, इसमें कोई शक नहीं कि हुसैन जो है उन्होंने पिकासो से बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि उस वक्त सारे के सारे प्रिंट्स यूरोप के आने लगे थे, और ये जो ग्रुप बना था इनका पूरा पैक ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, उसने जो विद्रोह किया था जज स्कूल ऑफ आर्ट की ट्रेनिंग के अगेंस्ट में, तो सही था कि यूरोप के अंदर इतने सारे बदलाव हो गए, और ये ब्रिटिश टीचर्स हमें उसी अंधकार में रख रहे हैं, हमें इलस्ट्रेटर बनाए रखना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम अपने मन की बात नहीं कह सकते। इसलिए ये शुजा, हुसैन, रज़ा, ये पूरा इनका जो ग्रुप बना था बाकरे वगैरह का, इन लोगों ने विद्रोह किया। और सब, लेकिन खूबसूरती ये है कि हर एक ने अपना अपना रास्ता खोजा। अब देखिए कि एक तरफ हुसैन और ये पूरा ग्रुप जो है, इन्होंने मूल प्रेरणा यूरोप से ली। यूरोप में जितने मूवमेंट्स हो रहे थे उनसे उन्होंने वहाँ से प्रेरणा ली और अपना रास्ता खोजा। अब यहाँ पर गुलाम शेख जैसे कलाकार हुए, ये गुलाम शेख का चित्र है बड़ौदा के। गुलाम शेख जो है मिनीचर की तरफ लौटते हैं, और मिनीचर की तरफ लौटते हैं, और मिनीचर के अंदर वही जो बात में मल्टी टीयर पर्सपेक्टिव की कर रहा था कि देखिए यहाँ एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, जैसे पूरा का पूरा जो है पैनोरामा चलता जाता है, जैसे फिल्म चलती है ऊपर से नीचे तक दिखाती हुई। और वो एक फ्रेम में पेंटिंग बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। ये चित्र देखिए कि कैरियोस्किरो को यूज़ करना, जैसे हुसैन फ्लैट करके और उसके ऊपर मूवमेंट करते हैं, गुलाम शेख जो है वो मल्टी टीयर पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। इस चित्र के अंदर जो है पूरा का पूरा लाइट, वो कैरियोस्किरो टेक्निक है, और ये बच्चों के, मतलब छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक के उसमें गन्स हाथ में दे रखी हैं और तारों के उसमें उनको उलझा रखा है। कलाकार का यहाँ कहने का मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म शुरू हुआ, वो बचपन से उनको जो है छोटे से लेकर उसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके दिमाग ख़राब किया जा रहा है, उसको धर्म के जाल में फंसा रखा है पूरा का पूरा। यहाँ धर्म कहीं नहीं दिख रहा है, कोई इमेज नहीं है धर्म की, लेकिन कलाकार का ये एक्सप्रेशन है कि साहब वो धर्म के फ्रेम के अंदर उनको फंसा कर बच्चे के हाथ में गन दे दी, और वो बड़ा जब तक हो रहा है तब तक उसके हाथ में गन दे रखी है। ये देखिए, ये मॉरिस लुई जो पोस्ट पेंटरली एक्सप्रेशनिस्ट अमेरिका के थे, वहाँ से ये एब्स्ट्रैक्शन शुरू हुआ। तो अब जो है भारत के कलाकार यहाँ से वहाँ बहुत आने जाने लगे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, फ्रांस भी जा रहे हैं, लंदन भी जा रहे हैं। तो वहाँ जो कुछ देख रहे हैं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो भारत के अंदर एब्स्ट्रैक्शन भी शुरू हो गया। ये प्रसिद्ध चित्रकार गायतोंडे, अब आप देखिए कि गायतोंडे ये चित्र बनाते हैं, और या राम कुमार इस तरह का चित्र बनाते हैं, और रज़ा इस तरह का चित्र बनाते हैं। तीनों का कंटेंट बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ देखिए, ये गायतोंडे जो है खेल रहे हैं रंगों के साथ में, इधर से उधर टेक्सचर्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और जहाँ उनका रूप निकल के आता है वहाँ वो रोक देते हैं कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। ये जो नेक्स्ट राम कुमार है, ये बनारस का लैंडस्केप देख के, पहले इससे पहले उन्होंने प्योर लैंडस्केप भी बना है, प्योर इन द सेंस कि जो वेस्टर्न टेक्निक थी लैंडस्केप बनाने की, उस तरह के लैंडस्केप बनाए हैं। रज़ा ने भी उस तरह के लैंडस्केप्स बनाए हैं शुरू में, ही वॉज ए लैंडस्केप पेंटर। और रज़ा जो है उसको इतना रिड्यूस कर देते हैं। रज़ा जो है, हमारी जो तांत्रिक पेंटिंग्स जो हैं
उनके अंदर जो डिफरेंट फ्रेम्स में रखना या मिनीचर्स के अंदर जो बॉर्डर्स वगैरह को यूज़ करना, वहाँ से प्रेरणा लेकर वो इस तरह के चित्र बनाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, इसके लिए द्वार खुले कि आप कहाँ से भी आप प्रेरणा लें, लेकिन अपने प्रति ईमानदार रहें। आप देखिए कि ये एक चित्र है। अब मुझे बताइए कि इसमें आपको एब्स्ट्रैक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये चित्र नहीं है, ये एक फोटोग्राफ है। ये एक फोटोग्राफ है, एक टेनिस प्लेयर है, शी हैज़ यूज द टेनिस, ये टेनिस का ये वो है, हाथ में टेनिस का वो है, और फोटोग्राफ ने उसको बहुत लो शटर के ऊपर, कम से कम शटर ओपन करके कम से कम स्पीड में ये फोटोग्राफ किया। अब ये एब्स्ट्रैक्शन जो है उसको फोटोग्राफर को ये क्यों नहीं इम्प्रेस करेगा? वो फोर्स ही कर रहा है कि हाँ ऐसा। आप देखिए कि नेचर के अंदर कितना एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये मेरे खुद के घर में ये तीनों स्टोन हैं, उसमें गार्डन के अंदर ये स्टोन रखे हुए हैं, उन स्टोन्स के ये हैं। अब आप देखिए कि जब यहाँ से क्यों नहीं प्रेरणा ले सकता कोई कलाकार? इसमें ये देखिए, तो ये बात है कि आप प्रेरणा किसी भी कोने से लें, लेकिन वो आपके अंदर कितनी जज्ब हुई है और आप कहना क्या चाहते हो, क्या प्लेजर उससे लेना चाहते हो, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें एक ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये हम बात भी कर रहे थे दोनों कि हमारे यहाँ ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्शन करने वाले लोग कहीं ना कहीं से नकल करने लगते हैं, जो शर्म की बात है कि आपको अपने खुद स्ट्रगल करिए, अपने आपको दुनिया दिखेगी। एब्स्ट्रैक्शन में तो इतनी दुनिया विशाल है। आप देखिए, आप स्काई की तरफ देखना शुरू करिए, स्काई में जो आपको डिफरेंट फॉर्म्स बनेगी, क्या कमाल की फॉर्म्स बनेगी। आप प्रकृति को देखिए, पानी की लहरों को देखिए उछलते हुए, वहाँ आपको कई अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। तो एब्स्ट्रैक्शन में तो आपको दुनिया अनंत है, लेकिन आपकी ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। ये पेंटिंग देखिए आप, मैं बात करना चाह रहा हूँ हालांकि ये इंस्टॉलेशन की। ये देखिए, ये इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन, ये 3 इंस्टॉलेशन की मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप देखिए, इन इंस्टॉलेशन से पहले डाली इन घड़ियों को इस तरह से मोड़ के, पिघाल के इस तरह से फैला रहा है, और हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है इसको देखकर सारा का सारा कि क्या खूबसूरत चित्र बनाया है। और डाली उस समय को लेकर कमेंट कर रहा है, या लैंडस्केप को लेकर कमेंट कर रहा है, या वो इंस्टॉलेशन का पूर्वाभास कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है। वो कम्युनिकेट कितना कर पाएँ, उसमें चित्र सौंदर्य में क्या क्या खूबियाँ हैं, हम उसको एंजॉय करें। आप देखिए, ये समय बदला, हम जो है विदेशों में हमारे यहाँ के युवा लोग सारे जाने लगे, आने लगे, तो और हमारे यहाँ ट्रिनाले एग्जीबिशंस होने लगी। ट्रिनाले ने पूरे रास्ते खोल दिए एक्सपेरिमेंटेशन के। अब ये कलाकार, ये वो है अपने बॉस वहाँ के, जो आजकल कोची बिनाले करते हैं। तो आप देखिए कि उन्होंने ये टिफ़िन जो होते हैं बॉम्बे में, वो डब्बे वाले टिफ़िन लेके जाते हैं सर के ऊपर, वो उन टिफ़िन को लिया और उनको कट करके उनके अंदर वीडियोस लगा दिए हैं खूब। ये सारे वीडियोस, ये स्क्वायर सारे, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, और इनमें वीडियोस चल रहे हैं। अब आप इस कलाकृति के पास जब जाते हैं तो आपको जो है बड़े इंक्विजिटिव हो जाते हो, आप इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। अब आप उसको चाहे चमत्कार कहें, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन एज ए वर्क ऑफ आर्ट इट इम्प्रेसेस यू। और वहाँ पर वो कलाकार खुश है कि हाँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं बराबर। ये देखिए, ये जो है, इसका नाम मैं भूल गया, ये ब्रिटिश आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट है। उसने लाइट्स को लेकर, अब देखिए टेक्नोलॉजी भी खूब तेज़ी से बढ़ रही है, उसने वहाँ वीडियोस यूज़ किए छोटे छोटे से। यहाँ इसने LED लाइट से ये स्कल्पचर बनाया है, पूरा पूरा ये इंस्टॉलेशन किया है। ये इंस्टॉलेशन करीब 28 फीट ऊंचा है, पानी के पास में जो है। ये हमारे सुदर्शन शेट्टी है बॉम्बे के, एक कलाकार। तो इन्होंने नाव के ऊपर घोड़े के अगले पाँव रख दिए। अब आप देखिए, आप संदर्भ ढूंढो, ये कहानी ढूंढो, तो आप अलग अलग अनुमान लगाते रहो।
कलाकार क्या कहना चाह रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन हम इसको टोटल उस फ्रेमवर्क में देखें कि घोड़े का जो कलर किया है और नीचे बोट जो ऊपर ऊंची जा रही है, ये फॉर्म हमको कितना खुश कर रही है कि नहीं कर रही है, हमको इम्प्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यूरोप में एक नेक्स्ट अमेरिका में ये एक लैंडस्केप आर्ट जो है काफ़ी चालू हुई, जो कलाकार लैंडस्केप के साथ में प्ले करता है, और ये हमारे यहाँ भी शुरू हो गया। स्पाइरल जेट्टी जो है रॉबर्ट इरविन का, यहाँ देखिए कि यहाँ दिल्ली से आगे मोदी नगर है, मोदी नगर में एक खोज करके प्रोग्राम होता है, वहाँ पर कैंप होता है आर्टिस्ट का। उसमें ये मेरे ख्याल से उस गुप्ता शिल्पा गुप्ता ने ये पूरा चंपा का जो पेड़ है उसके ऊपर लपेट के, एंड शी इज़ वांटिंग टू से कि यू आर लुकिंग, वाई बनाया उसने कि यू, वाई और ओ बीच में गोला है, देखिए आप ये गोला है यहाँ पर। तो कला किस तरह से हमारे यहाँ रूप बदल रही है। ये देखिए, एक साउथ के आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये अर्दन पोट्स को तार में बांधकर उनके अंदर फायर वर्क्स रख के और उनमें आग लगा दी, और वो सारा का सारा एक, तो जब जो हम कहते हैं कि आर्ट इज़ एन एक्सपीरियंस, चाहे वो मोमेंट्री है, क्षणिक है, लेकिन उसने वो एन्जॉयमेंट दे दिया। और ये जितने इंस्टॉलेशन और आपके परफॉर्मेंस आर्ट और ये इस तरह के लैंडस्केप आर्ट, ये सारे जितने ये मूवमेंट्स जो चालू हुए हैं, ये क्षणिक भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्टिस्ट वांट्स टू एक्सप्रेस। और इसमें ये बात ज़रूर है कि बाज़ार की बड़ी लिमिटेशंस हैं, इसमें बाज़ार है नहीं, और लोग कैसे हिम्मत करते हैं सब करने की। मैं तो दाद देता हूँ उनकी कि जो इतना खर्चा करके इस तरह की एक्सप्रेशन करते हैं और हाथ से चीज़ें चली जाती है। तो इस तरह के इंस्टॉलेशंस भी लोग कर रहे हैं। हमारे जयपुर के कलाकार मुकेश ने वहाँ पर वेनिस में आर्किटेक्चर बिनाले हुई थी, उसके अंदर जो है इस तरह का एक पूरा स्नेक बनाया था, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल बहुत बड़ा, ह्यूज। ये देखिए, ये परफॉर्मेंस आर्ट भी शुरू हो गई। ये जयपुर की ही कलाकार हैं, शिवनारायण यूनिवर्सिटी में उन्होंने आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दिखाया, ये भी आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, ये भी है। ये राजस्थान की कलाकार हैं सारे के सारे। क्या वो शॉट उड़ा के कहीं से? अच्छा, तो ये हुआ कि पूरे इतिहास का परिप्रेक्ष्य में ये विश्वास करता हूँ कि हमारे इतिहास में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो बस्तों में बंद था, रजवाड़ों में था, धर्म में था, कहीं भी था, लेकिन उसमें अगर एस्थेटिक्स थी, हमें आज प्रेरणा दे सकती है। तो हम दुनिया के किसी कोने से, हमारे इतिहास से, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से प्रेरणा लें, बस हम अपने प्रति ईमानदार रहें कि हाँ, ये मेरी सोच है, बस। बाकी तो सब कुछ अपना है। धन्यवाद।